बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। कैवियट एम्प्टो, लेट द बायर बीवेयर, मुश्तरी होशियार बाश। ये मकूला जात आपने अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुने होंगे, लेकिन इन पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। ख़रीदार का होशियार बाश होना ज़रूरी है ताकि वो किसी भी किस्म के फ़रेब धोखे से बच सके, बसूरत दीगर वो बज़ाते ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। यकीनन आज हम प्रॉपर्टी की ख़रीद के हवाले से जो कानूनी मराहिल हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रिसाइजली डिस्कशन होगी और लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे ताकि जो एक आम इंसान है वो प्रॉपर्टी का सौदा तय होने से लेकर सेल डीड के रजिस्टर्ड होने तक और इंतकाल के अंदराज तक तमाम कानूनी मराहिल को जान सके। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी अमर ये है कि जिस किसी शख्स के साथ आप उसकी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के हवाले से सौदा तय करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ये इत्मीनान कर लें कि वो शख्स उस प्रॉपर्टी का, उस मुतल्लका प्रॉपर्टी का असल मालिक है और रिकॉर्ड पर उसका बतौर मालिक अंदराज मौजूद है। तभी आप उसके साथ प्रॉपर्टी का सौदा तय करें। ये जानने के लिए कि आया कि वो प्रॉपर्टी का असल मालिक है या नहीं, इसकी तस्दीक आप बज़रिया फ़र्द मलकियत कर सकते हैं। आप फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड जारी करवा सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी, वो एरिया, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जा चुका है तो आप मुतल्लिका अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में जाकर फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड जारी करवा सकते हैं। बसूरत दिगर अगर वो एरिया कंप्यूटराइज्ड उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया तो आप मुतल्लिका हल्का पटवारी के पास जाके फ़र्द मलकियत बराए रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। और उसका मकसद ये है कि उस फ़र्द में ये अंदराज होगा कि उसका मालिक कौन है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, और आप ये भी जान सकते हैं कि आया कि उस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है, उस पर कोई हुक्म इम्तनाई तो जारी नहीं हुआ, उस प्रॉपर्टी के हवाला से कोई फ़र्द बराए ज़मानत किसी अदालत में तो दाखिल नहीं की गई। ये तमाम पॉइंट्स को अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं और इत्मीनान कर लेते हैं तो तब ही आप प्रॉपर्टी का सौदा तय करने के मरहले के जानिब कदम बढ़ाइए। अब जब आप प्रॉपर्टी का सौदा तय करने के लिए बैठते हैं तो दो गवाहान का आपके हमरा होना ज़रूरी है ताकि वो उस वक़्त की गुफ्तगू को और सौदे के हवाले से जो कंडीशंस तय की गई हैं उनके गवाह हों। और उस सौदे में आप ये तय करते हैं कि प्रॉपर्टी का कुल ज़र समन क्या होगा और उसमें से कितना बयाना अदा किया जाएगा और बकिया ज़र समन कितनी मुद्दत तक अदा किया जाएगा और रजिस्ट्री किस मुद्दत तक करवाई जाएगी और कब्ज़ा कब अदा के डिलीवर किया जाएगा। और इसको आप तहरीरी शक्ल दिया जाना, दूसरा मरहला ये है कि इसको तहरीरी शक्ल दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तहरीरी शक्ल आप इसको दे सकते हैं बज़रिया इकरारनामा मुआहिदा बै, जो कि स्टाम्प पेपर पर तहरीर होता है, और उस इकरारनामा मुआहिदा बै में ये तहरीर किया जाना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, वो प्रॉपर्टी कितने मरले की है, वो मकान है, अगर मकान है तो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, उसके अंदर कमरा जात कितनी है, सहूलत कितनी है, प्लाट है या मकान है, दोनों सूरत में उसका हदूद अरबा क्या है, उसके जानिब मशरिक, जानिब मगरिब, जानिब शमाल, जानिब जनूब किन की इराज़ी है, किन के रकबा जात हैं, किन के प्लाट्स हैं, कोई शारे आम है, कोई गली है, कोई मकान है। तो चारों साइड्स में जो हदूद अरबा है वो इकरारनामा मुआहिदा बै में दर्ज किया जाना ज़रूरी है। और फिर उस प्रॉपर्टी का मुरब्बा नंबर, किला नंबर, को खेवट नंबर, को खतौनी नंबर, इसका भी दर्ज किया जाना ज़रूरी है। और फिर उस प्रॉपर्टी का कुल कितने ज़र समन में सौदा तय पाया है ये दर्ज किया जाना ज़रूरी है। और उस ज़र समन में से कितना बयाना, कितनी अर्नेस्ट मनी जो है वो आपने अदा की है और बकिया ज़र समन कितनी मुद्दत तक आप अदा करेंगे, और रजिस्ट्री कब करवाई जाएगी, कितने अरसा में करवाई जाएगी, कब्ज़ा मुंतकिल कर दिया गया है या कब्ज़ा बवक्त रजिस्ट्री मुंतकिल किया जाएगा। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनका
उस इकरारनामा मुआहदा बैन में दर्ज किया जाना ज़रूरी है। और एक और अमर कि इस इकरारनामा मुआहदा बैन के लिए 2 गवाहान का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिनकी अंगूठा जात और दस्तखत जो है वो इस इकरारनामा में बतौर गवाह दर्ज हों। इसके बाद अगला मरहला आ जाता है कि जब आप बयाना अदा कर लेते हैं तो आप असल मालिक से ये डिमांड कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं कि जो मुद्दत तय हुई है बकिया ज़र समन अदा करने के लिए और रजिस्ट्री आपकी फ़ेवर में उसकी तस्दीक व तकमील करवाने के लिए उस अरसा के दौरान, यानी कि बयाना की अदायगी से लेकर बकिया ज़र समन की अदायगी तक का जो दरमियानी अरसा है, उस अरसे तक जो असल मालिक है वो फ़र्द बराए बै जारी करवा ले, ताकि आपका और उसका कीमती वक़्त भी बच सके। और फ़र्द बराए बै जब वो जारी करवा लेता है तो फिर आपके पास जो मरहला है वो ये है कि आप एक वेबसाइट है ई स्टैंपिंग के नाम से, आप गूगल में अगर सर्च करते हैं ई स्टैंपिंग तो वो वेबसाइट सबसे पहले नंबर पर ही आ जाती है, और आप उस पर क्लिक करें तो आपको एक चालान फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन उसको अंदराज करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और उसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है ऑनलाइन उस वेबसाइट में, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, वो सेलर की जो बेच रहा है प्रॉपर्टी असल मालिक उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है, जो ख़रीद रहा है बायर उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसका नाम पता वगैरह जो भी है जो उसमें रिक्वायर किया जाए वो दर्ज किया जाता है। फिर इसके हवाले से कि प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है और ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है, और इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ट्रांजैक्शन की सूरत में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 3% है, और जो CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स है वो 2% है, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अगर ट्रांजैक्शन आपका 5 लाख से कम है या तक 5 लाख तक है तो 500 रुपये, और 5 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आपने उस चालान में ये जो तीनों चीज़ें हैं CVT, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी, इन तीनों का अंदराज होगा, और एक अमाउंट जो है वो ऑनलाइन कैलकुलेट कर ली जाएगी, और आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे चालान का, और वो चालान में जो दर्ज करदा रकम होगी वो रकम आप बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा कर आप जो को स्टैम्प पेपर्स जारी कर दिए जाएंगे। और अब एक बहुत ही अहम और नाजुक मरहला है कि आपने वो स्टैम्प पेपर जारी होने पर आपने किसी एक एक्सपीरियंस्ड वसीका नवीस के पास या किसी मोअज़्ज़िज़ वकील साहब के पास जो इस हवाले से इस फील्ड में एक तजर्बा रखते हैं, आपने उनसे जो वो स्टैम्प पेपर्स हैं उस पे सेल डीड तहरीर करवानी है। सेल डीड इसलिए आपने किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर से तहरीर करवानी है, उसकी वजह यह है कि आप कल को किसी कानूनी पेचीदगी का आपको सामना ना करना पड़े, बादशाह आपको कोई नुकसान ना हो। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जब कभी आपका ट्रांजैक्शन हो तो सेल डीड किसी मोअज़्ज़िज़ वकील साहब से ही तहरीर करवाएं, ताकि वो तमाम जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस सेल डीड को तहरीर करें। उस सेल डीड में भी उसी तरह इकरारनामा मुआहदा बै ही की तरह प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, और अब जो है वो उसका ज़र समन की अदायगी हो गई है और कब्ज़ा डिलीवर कर दिया गया है। ये जो तमाम जो लीगल पॉइंट्स हैं इनको मेंशन किया जाएगा, गवाहान इसमें मेंशन होंगे। तो इसके बाद अगला मरहला आएगा कि आपने जो इस सेल डीड है और जो मुतलका इससे मुतलका कोई दस्तावेज़ात हैं तो वो आपने दाखिल करने हैं मुतलका जो रजिस्ट्री ब्रांच होगी, रजिस्ट्री ब्रांच में आप उसको जमा करवाएंगे, दाखिल करेंगे, और रजिस्ट्री ब्रांच में जब आप दाखिल करवाने जाएंगे तो उधर जो मुतलका मुहर्रर साहब होंगे वो आप के अंगूठा जात और आपके दस्तखत लेंगे, आपकी तस्वीर लेंगे, और सब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो आपका बयान लेंगे, आपका बयान लेंगे, बेचने वाले का बयान लेंगे, और अंगूठा जात और दस्तखत आपके लेने के बाद जो है वो जो 8 दिनों के अंदर या इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 8-10 दिन के अंदर अंदर जो है वो सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड होके अप्रूव होके वो आपको जारी कर दी जाएगी। इसका मरहला ये होगा कि इसमें सब रजिस्ट्रार साहब ने जो आपने फ़र्द बराए बै निकलवाई भी होती है, जो बेचने वाले ने निकलवाई भी होती है,
اس کو تصدیق کرنا ہوتا ہے. انہوں نے آن لائن ادھر ایک سسٹم ہے، اس ضابطے کے تحت انہوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اس کی اندراج کر لیتے ہیں، اس کی تصدیق کر لیتے ہیں، اٹسٹیشن کر دیتے ہیں. تو یہ اور اس کے بعد یہ وہ تمام مرحلہ جات ہیں کہ جو ایک پراپرٹی کا سودا طے ہونے سے لے کر رجسٹری تک اور انتقال کے اندراج تک ہوتے ہیں. اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آیا کہ رجسٹری جو ہے وہ بذریعہ کمیشن کروائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، رجسٹری جو ہے وہ بذریعہ کمیشن جو سیل ڈیڈ جو ہے وہ اس کی تصدیق و تکمیل ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں مجاز فورم میں درخواستیں نہیں ہوتی ہے، اور ادھر سے آپ کی درخواست منظور ہونے پر، یعنی کہ سب رجسٹرار کے پاس آپ درخواست دیتے ہیں، اور درخواست منظور ہونے پر کوئی وکیل صاحب کوئی کمیشن مقرر کیا جاتا ہے کہ جو پراپرٹی کو بیچنے والا اگر پیش نہیں ہو پا رہا بیمار ہونے کی وجہ سے، یا کوئی خاتون ہے وہ پردہ نشین ہونے کی وجہ سے رجسٹری برانچ میں پیش نہیں ہو رہی، اپیئر نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جو وکیل صاحب ہیں، جو کمیشن ہے، وہ اس کے پاس جا کر، اس کے گھر جا کر اس کا بیان حسب ضابطہ ریکارڈ کر کے اور ایک رپورٹ بناتے ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ سب رجسٹرار صاحب کے پاس سبمٹ کر دیتے ہیں، اور سب رجسٹرار صاحب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ سیل ڈیڈ کی تصدیق و تکمیل کر دیتے ہیں. دیکھیے، پراپرٹی کی خرید و فروخت ایک کاروبار بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. جب کبھی آپ پراپرٹی کو خریدنے کا سودا طے کرتے ہیں تو جو اقرار نامہ ہے وہ آپ تحریری شکل میں بھی تیار کر سکتے ہیں، اور وہ زبانی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تحریری شکل میں اقرار نامہ کو تیار کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کل کو مستقبل میں کلاں اگر آپ کو کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر جو ہے آپ کے لیے کورٹ میں اسے ثابت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. نمبر 2، آپ ہمیشہ جو سیل ڈیڈ ہے اس کو حسب ضابطہ رجسٹرڈ کروائیں، کیونکہ سیکشن 17 آف رجسٹریشن ایکٹ اس بات کو مینڈیٹری قرار دیتا ہے کہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اس کا رجسٹرڈ کروایا جانا ضروری ہے. تب ہی آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میں مالکانہ حقوق جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو مختصراً آج کی ویڈیو بنائی ہے تو جو کہ ایک عام انسان کے لیے امید ہے فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا. اللہ حافظ.